लॉजिक होता है। अगर माइंड यूज ना हो तो फिर लॉजिक नहीं होगा। सर कोई चीज प्रूव हुई हो तो। चले और कोई बच्चा? जी रीजन सर जी। देखें, कोई भी बात है ना, कोई स्टेटमेंट है या कोई बात, उसके पीछे अगर कोई रीजन मौजूद है तो हम उसको लॉजिक कहते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ रहे हैं, मैंने आपको याद होगा एक दफा जो है अरस्तु की एग्जांपल दी थी, याद है आप लोगों को? यस सर। यस सर। बात सही कर रहा था, लेकिन उसमें लॉजिक था, उसके पीछे एक रीजन होती थी कि अगर वो बात ठीक कर रहा है तो वो वैसे तो समझ में बात नहीं आती, लेकिन बेटा एक मिनट जरा। अच्छा बेटा, आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि चैप्टर 5 का जितना मैंने पढ़ा दिया था वो काफी था। ठीक है बेटा, अगर उसमें से मजीद कोई चीज मुझे नजर आएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो दी एंड में आपको बताऊंगा। ठीक हो गया? ओके और सर। यहाँ पे जी मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर ठीक है। कुछ चीजें ना ज्यादा नहीं पूछते, फिर काम बढ़ जाता होता है। बस उतनी ही पूछते हैं जितनी समझ में आ जाए। ठीक है? जितना आपको पढ़ाया जाए कंसंट्रेट करें, और कोई ऐसा इश्यू नहीं है बाकी। ठीक हो गया मेरे बच्चे? यस सर। अच्छा जी, अब यहाँ पे बेटा हमारे पास जो है मैथमेटिकल लॉजिक, जब हम लॉजिक की बात करते हैं कि बिहाइंड दिस जो है वो आपके पास कोई रीजन होनी चाहिए, उसकी बात करने के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं, जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके पीछे रीजन होगी तो लॉजिक हो जाएगा। लेकिन मैथमेटिकल लॉजिक बेसिकली जो है वो आपके इसी तरह ही है, जिस तरह से आप कहते हैं कि ट्रू है, फॉल्स है, ये हमारे पास मैथमेटिकल लॉजिक है कि इफ पी देन क्यू। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है पी देन क्यू, तो ये हमारे पास मैथमेटिकल लॉजिक है। ये बेसिकली लॉजिक इज द स्टेटमेंट, ठीक है, हैविंग द रीजन बिहाइंड दिस। और मैथमेटिक्स में हमारे पास सिर्फ हम दो बात करते हैं, तीसरी नहीं बात करते इसमें। लॉजिक जो हम पढ़ेंगे उसमें सिर्फ ट्रू। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे जो प्रोपोजिशन है, हम सबसे पहले प्रोपोजिशन को समझते हैं। व्हाट इज डू यू मीन बाय प्रोपोजिशन? प्रोपोजिशन मींस ए स्टेटमेंट है, और ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि जो बयान करते हैं, अगर सेंटेंस बताते हैं उसको हम कहते हैं कि ये जो डिक्लेयर किया जाता है सेंटेंस, उसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। उसकी एग्जांपल, यहाँ मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स के हवाले से ऐसी स्टेटमेंट जो सिर्फ दो बात करे, जिसमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स हो, उस स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन कहेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? ऐसी स्टेटमेंट जिसमें यही एक पॉसिबिलिटी हो, ट्रू की हो या फॉल्स की हो, उसको हम कहेंगे प्रोपोजिशन। उसकी एग्जांपल बड़ी आसान है। ये स्विच बटन है ना, तो स्विच बटन की जो है वो पॉसिबिलिटी क्या है, या वो ऑन होता है या वो ऑफ होता है। ठीक है, तो दिस इज द मेन एग्जांपल ऑफ द प्रोपोजिशन। अब नीचे कुछ उसने प्रोपोजिशंस दी हुई है, जरा ये पे बेटा गौर करना आपने। जो प्रोपोजिशन इसने दी हुई है ना, पेरिस इज इन फ्रांस, देखें, जिसका आपको आंसर मिल जाए, ट्रू और फॉल्स के अंदर आंसर मिल जाए, तो वो प्रोपोजिशन होगी। जिसमें ट्रू और फॉल्स का आंसर ना मिले, कोई और आपको आंसर देना पड़े, तो वो प्रोपोजिशन नहीं होगी। देखिए, आप मुझे आंसर देना आपने, पेरिस इज इन फ्रांस, यस या नो? यस सर। यस सर। 1 plus 1 is equal to, yes या no? यस सर। True or false? ट्रू। 2 plus 2 is equal to 3, true है? फॉल्स। London in is Denmark,
false, False, sir. 9 is less than 6. false, False. 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 Function of x square is equal to 4. true, True. 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 Where are you going? नहीं है दोनों. Preposition. preposition नहीं है, इसका अर्थ मुझे बताया ट्रू है कि false है? Sir, दोनों नहीं है सर. True है sir. दोनों नहीं ना है. Yes sir. दोनों नहीं है. Sir तो फिर कैसे? बताए ना, ये मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे. Sir दोनों नहीं है. अच्छा, दोनों नहीं है तो फिर ये बताएं प्रोपोजिशन है? No. No sir. No sir. No sir. बात ही क्लियर होगी फिर. नो. ठीक है ना. तो पर प्रोपोजिशन ही नहीं है तो नो होगी. Yes sir. ये 7 वाला बेटा वेयर आर यू गोइंग, मुझे बताएं आप कहाँ जा रहे हो. क्वेश्चन पूछ रहा है. यस नो जवाब तो नहीं दोगे ना आप. जी सर. अगर ऐसा लेकिन सर ये स्टेटमेंट तो ट्रू है ना सर? हाँ जी, स्टेटमेंट तो है लेकिन ये नहीं, ऐसा आंसर है जिसमें ट्रू और फॉल्स आंसर आए. नो सर, इसमें ट्रू फॉल्स फिर- नहीं. हैं? जी सर, ये हो गया. ओके सर. ठीक है ना. अच्छा, जो 8वां होता है डू योर हार्ड वर्क, यस नो है? No. Sir दोनों नहीं है. सर दोनों नहीं है. दोनों नहीं है. No sir. Yes sir. अच्छा, बेटा एक मिनट. अच्छा बेटा ये बताएं डू योर हार्ड वर्क होमवर्क, यस या नो है? No. no, दोनों नहीं है. No. Sir दोनों नहीं है. बात होगी. इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ना ये प्रोपोजिशन नहीं है. स्टेटमेंट तो है लेकिन प्रपोजिशन नहीं है. ठीक है जी. अब यहाँ पे मेरा नेक्स्ट हमारे पास जो है कंपाउंड प्रोपोजिशन है. बेटा देखिए, जहां दो प्रोपोजिशंस इकट्ठी कर ली जाए ना वो कंपाउंड प्रोपोजिशन बन जाती है. ठीक हो गया? Yes sir. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, रोजीज आर रेड एंड रोजीज आर रेड. दिस मीन्स दिस इज द प्रोपोजिशन. रोजीज आर रेड, दिस इज द प्रोपोजिशन. ट्रू और फॉल्स होगी. ठीक है. एंड वायलेट्स आर ब्लू, दिस इज द सेकंड प्रोपोजिशन. वायलेट्स आर ट्रू ब्लू, दिस इज द सेकंड प्रोपोजिशन. एंड ने दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गई? कंपाउंड प्रोपोजिशन बन गई है. ठीक होगी बात? इसी Yes, तरह से sir. Yes. जॉन इज इंटेलिजेंट, ये एक स्टेटमेंट है. स्टडीज एवरी नाइट, ये सेकंड स्टेटमेंट है, यानी सेकंड प्रोपोजिशन है. दोनों को किसके साथ जोड़ा? उन्होंने आर के साथ जोड़ दिया. अब वो ये कह रहे हैं कि जब कंपाउंड प्रोपोजिशन आपके पास आ जाए, जब कंपोजिट हो जाए, यानी कंपोजिट में कंपाउंड से ये है जैसे कंपोजिशन फंक्शन आप पढ़ते हो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसी तरह से आपने दो प्रोपोजिशंस को कंपोज किया है. ठीक है. और उसको जब ब्रेक करेंगे तो हमारे पास जो दो प्रोपोजिशन है जो हम कहेंगे सब प्रोपोजिशंस हैं. जैसे रोजीज आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू, ये तो एक होगी कंपाउंड प्रोपोजिशन. लेकिन जब अलग-अलग कहेंगे तो क्या होंगी? ये प्रोपोजिशन के सब प्रोपोजिशंस होंगी. ठीक है. तो ये क्या रहेंगी? सब प्रोपोजिशंस कहलाएंगी. और इसको हम कहते हैं कि ऐसी प्रोपोजिशन जो ब्रेक ना हो. कंपाउंड तो ब्रेक हो जाएगी ना, लेकिन ऐसी प्रोपोजिशन जो ब्रेक ना हो तो उसको कहेंगे प्रिमिटिव प्रोपोजिशन. ठीक है. प्रिमिटिव जैसे ऊपर सारी जो दी हुई है प्रोपोजिशन आपको 1 to 6 जो प्रोपोजिशन दी हुई है वो सारी क्या है? प्रिमिटिव है, ये ब्रेक नहीं हो रही. जैसे रोजीज आर रेड जो है ये प्रिमिटिव है, ये ब्रेक नहीं हो रही. ठीक है. जो सिंपल प्रोपोजिशन होगी वो प्रिमिटिव होगी, वो ब्रेक नहीं होती. और कंपाउंड जो उसको भी हम याद रखिएगा, कंपाउंड को भी हम प्रोपोजिशन ही कहते हैं, लेकिन कंपाउंड ब्रेक हो जाती है इसलिए उसको कंपाउंड कहते हैं. और उससे जो प्रोपोजिशन बनती है उनको हम सब प्रोपोजिशंस कहते हैं. ये बेटा बात क्लियर होगी कि नहीं? यस सर सर. कंपाउंड प्रोपोजिशन में Yes, दो sir, ट्रू होगी. होने चाहिए या एक ट्रू या एक Yes, फॉल्स sir. हो सकता है? नहीं बेटा, ट्रू फॉल्स का तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे यहाँ पे ना. वो तो
आगे जाके बात होगी जब स्टेटमेंट होगी कि उसकी फाइनल आंसर क्या आता है, उसकी यहाँ बेटा कोई बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि प्रोपोजिशन और कंपाउंड प्रोपोजिशन और प्रिमिटिव प्रोपोजिशन या सब प्रोपोजिशन, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे रिपीट करते हैं। प्रिमिटिव वो प्रोपोजिशन है जो एक सिंपल प्रोपोजिशन होती है, जो ब्रेक नहीं होती, जैसे रोजीज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, जॉन इज इंटेलिजेंट, ये सारी प्रोपोजिशन जो है ये प्रिमिटिव है क्योंकि ब्रेक नहीं हो रही। 1 to 6 जो प्रोपोजिशन है वो प्रिमिटिव है सारी, तो हम सिंपल उनको प्रोपोजिशन भी कह सकते हैं। आगे बढ़े, हमारे पास कंजंक्शन है। कंजंक्शन जो है वो बेसिकली एंड के साथ जोड़ा जाता है। आपने ये जो सिंबल दी हुई है ये एंड की सिंबल है, इसका बड़ा सिंपल है बेटा आंसर। आप जो है उसकी डेफिनेशन क्या है कंजंक्शन की, को आंसर क्या आता है, सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा कि अगर दोनों प्रोपोजिशन अगर ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों प्रोपोजिशन ट्रू होंगी तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अदरवाइज वो आपकी जो प्रोपोजिशन है वो क्या आएगी, फॉल्स। यानी कि दोनों में से कोई एक भी अगर फॉल्स हो जाए या दोनों फॉल्स हो जाए तो उसका जो आंसर आएगा, ये एंड का या कंजंक्शन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसी तरह से आगे डिसजंक्शन, ये दोनों मैं अभी दोबारा एग्जांपल से बताऊंगा आपको। कंजंक्शन में एंड होता है, डिसजंक्शन में आर होता है, ओ आर आर। उसकी जो है ऊपर की तरफ होता है, ये नीचे की तरफ है ना, इसकी सिंबल उसकी ऊपर की तरफ सिंबल होती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक भी फॉल्स हो, एक भी अगर ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है। अगर एक भी ट्रू हो दोनों प्रोपोजिशन में से तो आंसर ट्रू होता है। लेकिन जब दोनों फॉल्स होंगी तो आंसर फॉल्स आएगा उसका, ठीक है। ये क्या कहलाती है, डिसजंक्शन, आर वाली। और उसके बाद एक और है हमारे पास नेगेशन। नेगेशन में ये होता है कि अगर कोई प्रोपोजिशन ट्रू है तो उसकी नेगेशन करें तो फॉल्स हो जाती है, अगर फॉल्स है तो वो नेगेशन करें तो क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। ये तीन चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने यहाँ पे टेबल दिया हुआ है हमारे पास। देखिए एक और बात, अगर एक प्रोपोजिशन है तो बेटा बता सकते उसकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। ये एक प्रोपोजिशन की बात कर रहा हूं। अगर दो प्रोपोजिशन है तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, 4 जी। आपके पास प्रोपोजिशन 2 है तो 2 रेज़ पर 2 हो जाएंगी, ठीक है बेटा, 2 रेज़ पर 2 4 हो जाएगी। जैसे आपको ये ए बी दोनों टेबल में दिया गया है। अगर 3 प्रोपोजिशन हुई तो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, 8 बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, 8 होंगी। कैसे, अब इसको लिखना कैसे होता है याद रखिएगा। अगर एक पहले उसने ट्रू लिख दिया, फिर प्रोपोजिशन जो फर्स्ट कॉलम होगा उसमें आपने 2 ट्रू और 2 फॉल्स लिखने हैं, और सेकंड में हाफ हो जाएंगे, यानी कि 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। अगर देयर आर 3 proposition, then in first column we write first 4 true and second 4 false, ठीक है। और in second column the half of the 4 is equal to 2, then we write 2 true 2 false and 2 true 2 false, and the last column third column, for example वो आपके पास r है, थर्ड कॉलम में हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वो आर है, पी क्यू एन आर, तो लास्ट में आप फिर एक ट्रू एक फॉल्स लिख दोगे। जी बेटा क्लियर होगी बात ये, यस सर जी रिपीट कर देते हैं। हमारा क्या जाता है, आपने अगर एक ही प्रोपोजिशन है तो सिर्फ आपकी ट्रू और फॉल्स की 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, एक ही कॉलम है। अगर 2 प्रोपोजिशन है तो उसकी 4 पॉसिबिलिटी बनती हैं 2 की पावर 2। तो लिखने का तरीका ये है कि फर्स्ट कॉलम में 2 ट्रू और 2 फॉल्स लिख के फिर हाफ कर दें अगले में, 1 ट्रू 1 फॉल्स, उससे पॉसिबिलिटीज लिखना आसान हो जाएगी, ढूंढना मुश्किल नहीं होगा।
फिर अगर 3 है तो 3 में आपने क्या करना है, 2 की पावर 8 बनती है पॉसिबिलिटीज। तो फर्स्ट कॉलम में आपने 4 ट्रू और 4 फॉल्स लिख देना है, फिर अगले में हाफ करके 2 ट्रू 2 फॉल्स, और थर्ड में आपने क्या करना है, 1 ट्रू 1 फॉल्स, इस तरतीब में लिखना है। अब क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर यहाँ पे 4 प्रोपोजिशन हो तो पॉसिबिलिटीज कितनी बनेगी? 16, 16 8 true और 8 false, फर्स्ट 8 कॉलम true, में आप बताइएगा कि कितने ट्रू कितने फॉल्स आएंगे पहले। 8 8 false सेकंड में 8 false 4 true false. 2 2 और फोर्थ में 1 1। ठीक है, Yes. मेरे बच्चों को क्लियर हो गया है। इसका सर मतलब क्यू में क्या लिखेंगे? जी सर पे क्यू में क्या लिखेंगे? वो तो पी की बात कर रहे हैं, 8 फॉल्स आएंगे 8 ट्रू आएंगे, तो पी में क्यू में क्या लिखेंगे? क्यू में 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर 4 ट्रू फिर 4 फॉल्स, और आर की जगह पे आ जाएंगे 2 ट्रू 2 फॉल्स फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, इस तरह नीचे आते जाएंगे। पूरे 16 करने हैं ना। फिर जो आखिरी एस होगा ना, समझने का चौथा एस है, तो उसमें 1 ट्रू 1 फॉल्स लिखते चले जाएंगे। ठीक है, ओके सर। अब वो ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट एक एग्जांपल नंबर 10.2 में एक एग्जांपल दी हुई है। वो कहता है कि बताइएगा ये 4 स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है इसमें? Sir, first and third. sir first and third फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट में देखिए पेरिस इन फ्रांस, ये ठीक है। 2 + 2 4 भी होता है, ये तो बात ठीक कह रहा है। और थर्ड में कह रहा है, नहीं थर्ड में तो बेटा कह रहा है पेरिस इज इन इंग्लैंड। थर्ड गलत है सर। फर्स्ट सिर्फ ट्रू है। थर्ड गलत है, सिर्फ फर्स्ट ट्रू है। गलत है, फोर्थ भी गलत है। सिर्फ फर्स्ट ट्रू है। ठीक है, क्योंकि उसमें वो उन्होंने कह दिया है कि फ्रांस भी होता है, पेरिस फ्रांस में है, और 2 + 2 4 होता है। एंड है ना, एंड की वजह से दोनों का ट्रू होना जरूरी है। इसकी एग्जांपल में जरा देखिएगा, ये वाली एग्जांपल में पहले में देखें कि पेरिस फ्रांस में है और 2 + 2 4 होता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? true है True, sir. true है सेकंड में देखिएगा True है, sir. दोनों में से कोई एक ट्रू होगी तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आ जाएगा। आर है ना बीच में, Yes, sir. और चौथा ब्रांड ट्रू है कि फॉल्स? वो सर फॉल्स है, False. क्योंकि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। False. फॉल्स। दोनों बातें False. दोनों wrong है. मेरे नेगेशन की जो आपने सिंबल पढ़ी हुई है वो और पढ़ी थी आपने। ठीक है, ये सिंबल और है, जी तो सर। आपने ये वाली यूज करनी है। अब इसका टेबल के ऊपर दिया हुआ है, आपने ये वाली स्टेटमेंट यूज करनी है। क्लियर होगी बात? जी सर। जी सर Thanks, sir. ये बेटा क्लियर होगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल वगैरह देख लीजिएगा। अरे अब ये यहाँ पे बात आपने समझी है, वो सिंपल आपने किया था, फर्स्ट ईयर में भी किया था, अब फिर मैं आपको करवा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है ऐसा। अब यहाँ पे एक बात समझिए, जो पहले एक बच्चे ने बात की थी ना शुरू में, सर वो अगर इतने हुए तो क्या होगा, ये हो गया, वो बात अब शुरू हो गई है। अब ये देखिएगा, अब एक हमारे पास P जो है वो एक एक्सप्रेशन है, और उसके अंदर प्रोपोजिशंस उसने दी हुई हैं, यानी कि जो P है ना, कैपिटल P, उसमें उसने प्रोपोजिशंस दी हुई हैं। कौन कौन सी? वो बेशुमार हो सकती हैं, P, Q, R, S, T, U, V, W, कोई भी। तो कह रहे हैं कि ये जो आपकी वैल्यूज हैं, ये बेसिकली एक सेट है किस्म का, किसका? आपके पास प्रोपोजिशंस का। और इसमें अब आपने पूरी स्टेटमेंट के बारे में बताना है, पूरी स्टेटमेंट के इसको कैसे जोड़ना है। ये जो P, Q, R वगैरह दिए हुए हैं ना बेटा, इनको जो किस चीज से जोड़ना है ना आपस में, तो किस चीज से जोड़ोगे आप? इससे जो ऑपरेशन है इसके कौन कौन से हैं? नेगेशन है, आर है, एंड है, इनसे हम प्रोपोजिशंस को जोड़ लेंगे। जैसे उसकी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जांपल जो दी हुई है, कंसीडर फॉर एग्जांपल प्रोपोजिशन दिस,
ये जो प्रॉपोजिशन है इसको हमने ट्रुथ टेबल से बताना है। वो कैसे बताना है अभी मैं आपको ये यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं जरा आपका वो अरेंज कर लूं टैब जो है, इसको मैं बड़े अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है कि जब काम कर रहे हो ना तो उसमें आपने जो ये बुक में दिया हुआ तरीका उसको यूज नहीं करना, जो मैं बताऊंगा उसी को फॉलो करना है आपने। जरा आसान है जो मैं बता रहा हूँ आपको ना, सिंपल है, वहां पे उन्होंने बड़ी डिटेल बताई हुई है। जैसे इसमें दिया हुआ नेगेशन ऑफ पी, एंड दिया हुआ, बीच में चेक कर लीजिए, बीच में उन्होंने चले एंड दिया हुआ है, एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ये है। सर ये वैसे ही समझ आ गई है बुक से भी। जी बेटा समझ आ गई है ना? ये देखिए हमारे पास, जी सर। जी बेटा बात सुनिएगा मेरे बच्चे, ये फर्स्ट कैपिटल पी है, इसमें स्मॉल पी क्यू आर एंड सो ऑन, इसके अंदर प्रोपोजिशन पड़ी हुई है। ये बेसिकली ये पूरी स्टेटमेंट है ना, ये इसको वो पी कह रहा है कि पी के अंदर क्या पड़ी हुई है, प्रोपोजिशन पड़ी हुई है। अब इसके लिए आपने टेबल बनाना है। टेबल बनाना आसान होगा, हमें देखना ये होगा कि हमें बेसिकली इसका आंसर बताना है, ये पूरी स्टेटमेंट का आंसर बताना है। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस फाइनल आंसर को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रूथ टेबल की मदद लेनी पड़ेगी। ये देखिएगा ट्रूथ टेबल आपके सामने आ गया। आप जो ए पार्ट है उसको फॉलो करें, बी पार्ट को छोड़ दें। बी पार्ट क्या है, आगे क्या है, उसको छोड़ दें। आप सिर्फ ए पार्ट को फॉलो करें। जब आपने किसी स्टेटमेंट का आंसर बताना है, ठीक है, जो हमारे पास एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है, ये बेसिकली जो ये आंसर आ रहा है लास्ट पे एक में, ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। अब बेटा यहां तक पहुंचना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपने उसके लिए टेबल बनाना है। हमें पता है कि दो प्रोपोजिशन है, पी और क्यू है, तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। तो आपने पहले वो पी और क्यू से टेबल बना लिया आपने, 4 पॉसिबिलिटीज हैं। फिर हमें क्या चाहिए, हमें अंदर जो है एक चाहिए नेगेशन क्यू का, तो क्यू का नेगेशन ले लिया आपने। फिर हमें इन दोनों को जोड़ना है, पी और नेगेशन क्यू को एंड के साथ जोड़ना है, तो वो एक आपने कॉलम बना लिया। फिर फाइनल कॉलम आपने वो बनाना है जिसका आंसर बताना है। सबसे पहले बेटा जब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जब आपने ट्रुथ टेबल बनाना है, तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कितने कॉलम बनाने हैं। उसके लिए पहले आपने चेक कर लेना है, एक होमवर्क कर लेना है, एक स्केच बना लेना है कि आपको कितने चाहिए कॉलम। कैसे चेक करेंगे, वो स्टेटमेंट को देख के पता चलेगा। ये स्टेटमेंट दी हुई है आपको, ठीक है ना? ये जो मेरा स्टेटमेंट है, ये आपको स्टेटमेंट दी गई है। इस स्टेटमेंट को मद्देनजर रखना है आपने कि हमें एक इसमें 2 प्रोपोजिशन हैं, एक पी के लिए टेबल चाहिए, एक क्यू के लिए टेबल चाहिए, एक नेगेशन ऑफ क्यू के लिए टेबल चाहिए, एक पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू के लिए टेबल चाहिए, और एक सारे का चाहिए होल। ठीक है, अभी ये दोबारा ज्वाइन करते हैं इसको, क्योंकि वो बंद होने लगा, आधा मिनट रह गया, बंद कर दोबारा ज्वाइन करते हैं इसको बेटा। सर ये जो पी और क्यू में लिखा होता है बिल तरतीब, ये पहले यानी पी में लिखे हुए हैं 2 ट्रू और फिर 2 फॉल्स लिखे हुए हैं, क्यू में पहले ट्रू फिर फॉल्स लिखा हुआ है। सर इसी तरतीब से हमने हमेशा लिखना है। ठीक है सर जी, मैं जाऊँ। बेटा मैं आपको यही बात बताइए पहले कि आप जो इस तरीके, जी बेटा आ गए बच्चे सारे, अभी भी कुछ बच्चे नहीं आ रहे, शायद नेट प्रॉब्लम है। चलिए बेटा, इसमें मैं जो बात कर रहा था, क्वेश्चन बच्चा को पूछ रहा था उस वक्त बंद हो गया था। जी बेटा पूछिएगा, कुछ पूछना चाहते हो तो। सर मैं कह रही थी कि जैसे इन्हें पी में लिया हुआ पहले ट्रू ट्रू फिर फॉल्स फॉल्स लिखा हुआ है, और क्यू में भी इसी तरह लिया हुआ है। सर ये हमेशा इसी तरह तरतीब होगी? बेटा तरतीब ये रखेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके सर। अच्छा बेटा, अब इसके बाद हमारे पास जो है ये टेबल जो आगे दिए ना, ये बड़े लेंथी टेबल है जो आपको दिखाए गए हैं, इसको आपने फॉलो नहीं करना। क्लियर होगी बात बेटा?
इसको आपने फॉलो नहीं करना। सर यस सर। तो अब बेटा यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट दी गई हैं। एक स्टेटमेंट में है जो है अगर आपका जो कॉलम है, जो फाइनल कॉलम है, वो अगर सारे का सारा जो है वो अगर ट्रू आ जाए, उसके सारे जो आंसर है ट्रू आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये टाटालॉजी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मीन प्रोपोजिशन जो है ना, वो जो कंपाउंड प्रोपोजिशन, ये बेसिकली होती है कंपाउंड प्रोपोजिशन, लेकिन उसको हम सिंपल प्रोपोजिशन भी कह सकते हैं, सिंपल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट कहते हैं, इसका मतलब है कि प्रोपोजिशन है, ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है। बात इसमें है आर आ गया, नेगेशन आ गई है, एंड आ गई है, तो उसके मुताबिक तो यहां पे बेटा मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है हमारे पास जो स्टेटमेंट है, अगर सारे ट्रू आ जाए उसको हम टाटालॉजी कहते हैं, और ऐसी स्टेटमेंट जिसमें सारे फॉल्स आ जाए वो स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन कहलाती है। ठीक है बेटा बात मेरी? यस सर। जी सर। यस सर। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है ये है लॉजिकल इक्विवेलेंस। लेकिन लॉजिकल इक्विवेलेंस से मुराद ये है कि इक्विवेलेंस की बात कर रहे हैं, जैसे इक्वालिटी होती है, तो यहाँ पे जब हम लॉजिक की बात करते हैं तो उसको वो कहता है लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, यानी कि दो आपको प्रोपोजिशन दी हुई है, एक कैपिटल पी है वो एक प्रोपोजिशन है, और एक कैपिटल क्यू प्रोपोजिशन है। ये कैपिटल पी के अंदर अपनी ही प्रोपोजिशंस होंगी, अपने अंदर जो है वो कनेक्शन के लिए कोई होगा, एंड आर या नेगेशन का यूज कर रहा होगा। इसी तरह क्यू की जो प्रोपोजिशन है उसके अंदर ये कंपाउंड होगी, जो कैपिटल क्यू है ये भी कंपाउंड होगी और कैपिटल पी भी कंपाउंड होगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम जो है वो प्रोपोजिशंस को हमने अगर ये दोनों के आंसर सेम आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये है लॉजिकल इक्विवेलेंस है। ठीक है बेटा, अब उसके लिए जैसे इसने ये लिया हुआ है बेटा यहाँ पे एक जो है, जैसे हम बात कर डी मॉर्गन लॉ है ना, जो सेकंड डी मॉर्गन लॉ है, वो क्या होता है? वो होता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है बेटा, उसको जब आप सेट्स को अगर आप लिख लें लॉजिकल फॉर्म में लिख लें, लॉजिकल फॉर्म में कैसे लिखी जाती हैं? जो ए होता है वो पी बन जाता है, जो बी होता है वो क्यू बन जाता है, इस तरह सी हो तो आर बन जाता है, और यूनियन है वो आर बन जाएगा, और जो इंटरसेक्शन है उसको एंड कहेंगे, और जो कंप्लीमेंट होगा उसको हम कहेंगे नेगेशन। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये सेकंड लॉ है, उसको उसने लॉजिकल फॉर्म में लिखा है negation of p and q is equal to negation of p or negation of q। उसका उसने बनाया ट्रूथ टेबल। ये दो बनाने की जरूरत नहीं होती, एक में ही बना लेते होते हैं दोनों। ठीक है ना बेटा, एक टेबल में ही दोनों बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी बना कर देता हूँ, एक में ही दोनों बना के इजीली आप बना सकते हो दोनों एक भी अंदर ही। तो पहले सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें चाहिए क्या। असल में हम जहां जाके होता है ना कि हम समझ नहीं आती करना क्या है, वहां ये होता है कि हमने टेबल में कितने कॉलम बना रहे हैं। देखिए मैं आसान सही है ना ये तो, फॉर एग्जाम्पल जैसे जो उसने दिया मैं उसकी वजह दूसरा ले लेता हूँ, पी आर क्यू वाला ले लेता हूँ, पहले वाला ले लेता हूँ। ये नेगेशन इसकी ये इक्वल होता है, नेगेशन से वहां कंप्लीमेंट होगा, तो यहाँ ये आ जाएगा पी और वहां क्या आ जाएगा एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ये स्टेटमेंट है। अब देखिए यहाँ पे पहले काउंट कर लेंगे टोटल आपको कितने कॉलम बना रहे हैं। चार पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, वो तो बननी है, चार रोज तो बनेंगी ही। आपने हमने कॉलम सिर्फ देखने कितने बनेंगे। एक कॉलम बनेगा पी का, एक क्यू का, एक आर की वजह से बनेगा, 3 हो गए, और एक नेगेशन की वजह से 4 हो गए। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के 4 बनेंगे, और राइट हैंड साइड के कितने बनेंगे? पी और क्यू तो ऑलरेडी आ चुका है ना, उसको नहीं काउंट करना आपने। एक बनेगा नेगेशन ऑफ पी का, एक नेगेशन ऑफ क्यू का, 2 हो गए, एक एंड का। जी राइट साइड के 3 बनेंगे जी, राइट हैंड साइड पे 3 बनेंगे। और अच्छा ये बच्ची कह रही है कि जी सर नमाज के 10 मिनट दे दें। नमाज तो मैंने भी पढ़नी है, अब मैं क्लास पढ़ा के नमाज पढ़ूंगा, टाइम होता है। और एक बच्चा पूछ रहा है जी नुमान इकबाल सर 4 लाइंस वाले
सिंबल को क्या कहते हैं? 4 लाइन वाला कौन सा सिंबल आया है यार नुमान है? सर ये देखें ना, बुक में लिखा हुआ है। चले देख लेंगे, चेक करते हैं जी बुक में कहाँ लिखा हुआ 4 लाइन वाला। वो 3 है, 4 नहीं है यार। 3 आपको 4 नजर आ रही है। वो बेटा 3 है, 4 नहीं है। जी सर वो 3 है, उसे क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस कर लिया है ना, ये इक्विवेलेंस कहते हैं इसको। इक्वल से इसको कहते हैं इक्विवेलेंस। ओके सर। ठीक है, मैं क्या शायद 4 अब कहां से आ गए। चले, अच्छा वो बात हम कर रहे थे कि ये हमारे पास 7 टोटल कॉलम बनेंगे। यानी कि हमें क्लियर हो गया है कि कॉलम्स, देखिए रोज तो आपकी ये सीधी सीधी बात है, रोज तो आपकी बनेंगी 5 ही बनेगी ना। वो एक सिंबल उसके ऊपर आएगी। ये कॉलम कितने बनेंगे आपने कहा? 7 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके कॉलम कितने बनते हैं और जितनी पॉसिबिलिटीज है, रोज तो बेटा उतनी बनेगी ना। ठीक है ना, ये देखें ना, अगर आपने यहाँ P लिखा है, यहाँ Q लिखा है, तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, और ये ट्रू फॉल्स। अब यहां पे आपको जरूरत पड़ेगी एक जो है वो नेगेशन ऑफ P की भी जरूरत पड़ेगी, नेगेशन ऑफ Q, ये आगे पीछे जहां मर्जी लिख सकते हो, और P और Q की भी जरूरत पड़ेगी। फिर आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे P और Q चाहिए आपको। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड पे नेगेशन ऑफ P, ये थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था मुझे, नेगेशन ऑफ Q। तो इनको फिल करना तो मुश्किल नहीं है, फिल तो आप कर लेते हो ना फिल। जी सर। Yes, sir. सर फिल करना मुश्किल नहीं है। तो अब यहाँ पे बेटा हमारे पास जो है नेक्स्ट जो आ जाता है जी, बड़ा क्लियर होगी बात ये? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. यस सर मेरे बच्चे, मैंने कहा कि इसको फॉलो करना है, जो बुक पे दी हुई है उनको चीजों को फॉलो ना करें। अच्छा, ये अलजेब्रा है प्रोपोजिशंस का। जिस तरह दूसरा आपके पास होता था ना बेटा चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 में, वहां भी हमने अलजेब्रा की बात की, सेट्स के अलजेब्रा की बात की थी। जी सर। ठीक है बेटा, सेट्स के अलजेब्रा की बात की थी। तो ये हमारे पास जो है इसमें इम्पोर्टेंट लॉ है, वो आपको पता है। सिर्फ प्रोपोजिशन का यूज है, एसोसिएटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और ये आइडेंटिटी लॉ है, और कंप्लीमेंट लॉज है। कुछ इसमें गलत भी हैं, वो आपने ठीक करने हैं। जो गलत है उनको आपने क्या करना है बेटा? ठीक करना है। कर लोगे कि नहीं? जी सर। कर लेंगे Yes, सर जी sir. कर लेंगे. वो आसान है, जो करके देखोगे अब क्लियर हो जाएगा। मुझे इसमें एक दो मुझे लग रहा है गलत है। वैसे भी यहां से नजर आ रहा है जो आपका 5A है और 6A है, इसमें जरा देखें, दोनों में सिंबल सेम है लेकिन आंसर डिफरेंट है, तो इसका मतलब कहीं गलती है। सर अगर यूनियन होगा तो उसको सर एंड लिखेंगे। जी 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 जी, यूनियन को एंड नहीं आर लिखेंगे, और इंटरसेक्शन को एंड लिखेंगे। सर ये बता दें। जी बेटा, इंटरसेक्शन को एंड लिखेंगे और यूनियन को आर लिखेंगे। ठीक हो गया बेटा, मेरी बात क्लियर हो गई है? जी सर. अच्छा, जी, आगे सर। हमारे पास, अच्छा यहाँ तक मैंने बच्चों को पढ़ाया था पहले, मैं आगे नहीं पढ़ाया था मैंने, क्योंकि बच्चों के पास जो दूसरा काम था उन्होंने जाके करना था, तो मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर यहाँ तक ही रहने दें, आगे ना पढ़ाइएगा। लेकिन मैं भी उनके साथ बात कर रहा था वैसे ही, मैं कि चलो कुछ बात वैसे कर लेते हैं, तो नहीं पढ़ाते आपको, तो आपको भी मैंने नहीं पढ़ाना, लेकिन मेरे सवालों का जवाब देना आपने। सवालों का जवाब देंगे? ओके सर Yes, sir. जी सर देंगे. अच्छा जी बेटा, जब मैं जो है ना, हम क्योंकि बात कर रहे हैं वैसे एक स्टोरी की तरह ही बात है कि जब मैं कहूंगा ना कि कोई बंदा जो है वो किसी शहर में रहता है, तो उसका मतलब है, ये किसी मुल्क में रहता है, इसका मतलब होता है ट्रू। इसको आपने क्या समझना है? ट्रू। और जिसमें मैं कहूंगा नहीं रहता, उसका मतलब क्या होगा? फॉल्स। जी हो गया? ओके सर. जी सर. तो जी सर. इसमें आपने, आप फिर उसके बाद जब मैं कहूंगा ना, फिर आपने बताना है कि मैं
ट्रू कह रहा हूं या फॉल्स कह रहा हूं, सारे को सोच के ना, सारी स्टेटमेंट का जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगी उसको सोच के आपने बताना है कि मैं जो कह रहा हूं वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक पर्सन ए है, कोई पर्सन ए है, वो आप में से कोई हो सकता है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है। तो वो जो पर्सन है वो मैं कहता हूँ लाहौर में रहता है। मैं कहता हूँ वो जो पर्सन ए है वो पाकिस्तान में रहता है। ट्रू ट्रू है सर। ट्रू सर ट्रू सर ट्रू सर। ट्रू आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगला एक और क्वेश्चन। एक बंदा जो है वो लाहौर में रहता है और वो बंदा पाकिस्तान में नहीं रहता। जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया। या फाल्स हो जाएगा। कैसे हो सकता है कि लाहौर में रहे और पाकिस्तान में ना रहे? ये जो सेकंड वाला था वो आया, जो सेकंड वाला फाल्स था वो आया। अच्छा, एक और क्वेश्चन। एक बंदा जो है वो लाहौर में नहीं रहता 1 2 3 कर ले। और लेकिन वो पाकिस्तान में रहता है। जी, ट्रू है सर। जो कह रहे हैं फाल्स वो कौन है? फाल्स वाला कोई है बच्चा? तो बेटा बात सुनना, अगर वो लाहौर में नहीं रहता वो तो फाल्स है, लेकिन पाकिस्तान में रहता है वो ट्रू है। तो ओवरऑल जो है वो डेफिनेटली वो सही कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में कहीं और भी तो रह सकता है। ये जरूरी तो नहीं है कि पाकिस्तान लाहौर में ही रहना सबने, सुबोधा में भी रह सकता है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है फाल्स है। अच्छा, एक और क्वेश्चन। एक पर्सन ए जो है वो लाहौर में नहीं रहता, डेफिनेटली फॉल्स आंसर आएगा। वो पाकिस्तान में भी नहीं रहता तो फॉल्स आंसर आएगा। लेकिन इसकी फाइनल आंसर क्या होगा? ट्रू। क्यों होगा? क्योंकि ना वो लाहौर में रहता ना पाकिस्तान में रहता है। ना पाकिस्तान में रहता। हाँ, तो वो सही कह रहा है, कहीं और रहता होगा। दुनिया थोड़ी है इतनी बड़ी। यस सर यस सर। इसको कहते हैं मेरे बच्चों कंडीशनल। क्या कहते हैं? कंडीशनल। इफ पी देन क्यू। इसमें बड़ी वाज़ेह चीज है। कहते हैं कि अगर दोनों फॉल्स हों या दोनों ट्रू हों तो आंसर ट्रू होता है। लेकिन अगर इफ वाला जो है, इफ पी वाला जो है वो फॉल्स हो जाए, क्यू वाला ट्रू हो जाए, सेकंड वाला यानी कि देन वाला जो है वो ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू होता है। लेकिन अगर इफ जो है पी जो है वो ट्रू हो जाए लेकिन सेकंड वाला जो क्यू है वो फॉल्स हो जाए तो आंसर क्या आता है? फॉल्स आता है। जी बेटा, ठीक हो गया। यानी कि कंडीशनल मैंने आपको पढ़ाया है। सर आपने अभी पढ़ा दिया। जी, अगर दोनों ट्रू हो तो फिर वो ट्रू होगा। जी, दोनों फॉल्स हो तो भी ट्रू होगा, दोनों ट्रू हो तो ट्रू होगा। सेकंड वाला जो दो डिफरेंट होंगे, जो सेकंड वाला होगा वो आंसर आएगा। ओके जी, सर। बच्ची क्या कह रही है? सर ने पढ़ा दिया। ये लॉजिक है सर। सर ने पढ़ा भी दिया। सर मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ पढ़ाने की वजह से। जो पढ़ाने की बात कर रहे हैं तो एक कहानी सुना देते हैं आपको। बड़ी अच्छी कहानी है। नेक्स्ट सर ऐसी कहानी मत सुनाइएगा नहीं, जैसे आपने सर जी। सुनाई है। सर जी अगला टॉपिक भी हो जाए, फिर ऐसी कहानी ना सुनाइएगा। नहीं, ऐसी नहीं। वो आप तो वैसे सुना रहा हूँ। आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे आपने ऐसा समझा हुआ है? नो सर। नो सर क्या मतलब मैं आपको पढ़ाता ही रहूंगा? नहीं, ऐसा नहीं करना। हर रोज नहीं पढ़ाना, ठीक है? जी यस सर सर यस सर बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना। मैं तो कहता हूँ कि जो पढ़ा हुआ वो भी नहीं पढ़ना चाहिए बंदे को। चले फिर भी बात करते हैं यहाँ पे। बात ये है कि एक ना चौधरी था, उसके ना 2 बेटे थे। वो पढ़ते पढ़ते कोई नहीं थे। जो भी टीचर आता जनाब उसको भगा देते, जो टीचर आता उसको भगा देते। वो बंदा बड़ा परेशान होने का, यार ये इसका क्या इलाज करूं, मेरी समझ से बाहर है। जो भी टीचर आता है उसको ये भगा देते हैं, अब उसका क्या इलाज किया जाए। तो एक मैथ का प्रोफेसर था, तो उसने कहा, वो गया चौधरी साहब के पास कि चौधरी साहब आप परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह देखिए मैं कैसे काबू करता हूं उनको, मैं पढ़ाऊंगा इनको, ठीक है। उसने कहा यार ये कोई मास्टर है, ये तो कोई कमाल करेगा। उसने कहा ठीक है जी पढ़ाएं आप, तो पैसे आपको जो होंगे वो मिल जाएंगे, लेकिन बात ये है कि मेरे बच्चे पढ़ने चाहिए, ये पढ़ते नहीं है, मैथ से भागते बहुत ज्यादा है।
अच्छा, तो जनाब उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाना, उसने कहा कि बच्चों मैंने आपको पढ़ाना नहीं है। बच्चे खुश हो गए, उन्होंने कहा कि यार कमाल हो गया, ये अच्छा टीचर मिल गया जी हमें, जो कह रहा है कि पढ़ाना नहीं है। तो वो ना कहते जी आज बच्चे हम पढ़ेंगे नहीं, हम बातें करेंगे। बच्चे भी खुश हो गए, चले अच्छा है, पढ़ने से जान छूट गई है। तो मास्टर ने कहा कि बेटा बात सुने। एक को कहा बड़े वाले को कि मुझे बल्कि छोटे वाले को कहा कि बेटा इस तरह है कि आपके पास है 5 टाफियां हैं, अगर ये 5 टाफियों में से 2 टाफियां जो हैं आपके बड़े भाई को दे दें तो आपके पास कितनी बचेंगी। बात तो सिंपल सी थी, खेल खेल में बातें कर रहा था। तो बड़े ने कहा ओए जा दौड़ जा, उस्ताद पढ़ाता पे है। उन्होंने कहा भाग जा, उस्ताद पढ़ाता पे है। तो उन्होंने फिर क्या हुआ, तो उसको भी भगा दिया। यहाँ भी आपने यही कहना कि उस्ताद तो पढ़ाता पे ही है, मैं पढ़ाना तो रहा नहीं, मतलब बातें कर रहा था। ठीक हो गया कि नहीं ठीक हुआ है? ठीक है यस सर। बस देख लें फिर, हमने बातों बातों में पढ़ा दिया। सर काफी ये है। नेक्स्ट टॉपिक था हाँ जी, सर, ये नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं था? नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई पढ़ाना है आपको? कोई मैंने पढ़ाना है आपको? नहीं ना पढ़ाना। नो सर। नो सर। बेटा बेटा हम आपको पढ़ाने के लिए थोड़ी आए, हम तो बातें कर रहे हैं। पढ़ा के जाना कहाँ है हमने? यस सर। अच्छी बात नहीं है पढ़ाना, कि अच्छी बात है पढ़ाना? सर सुबह से हम पढ़े हैं 6 बजे तक। सर सुबह 9 बजे से पढ़ रहे हैं। जी सर, 6 बजे तक पढ़ना है हमने। ओए होए सर काफी है अभी। अभी तो आपने पढ़ना है, मैं तभी तो बातें कर रहा हूँ, पढ़ा तो रहा नहीं। सर नमाज का टाइम है, फिर 5 बजे फिर क्लास है हमारी 6 तक। यस सर, सर टाइम दे दें प्लीज। छुट्टी, आपको छुट्टी मिल गई आपको कि मैंने भी नमाज पढ़नी है, आप अकेले नहीं पढ़नी है नमाज, मैंने भी पढ़नी है। भाई क्या हो गया है? सर पहले भी टाइम नहीं देते, ये ना क्लास 2 बजे क्लास शुरू हो जाती है, 12:30 से 2 तक ना, फिर 2 बजे फिर क्लास शुरू हो जाती है, नमाज का टाइम ही नहीं होता। अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। नहीं यार, नमाज में तो टाइम होता है, काफी टाइम होता है। नहीं सर ये टाइम नहीं देते ना, क्लास स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट क्लास। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे चले फिर आपको टाइम देते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।